सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, और ये गलत बात है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एक्सप्रेस में। और मैं सरोज सर आप सबों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए लेकर मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नए पैटर्न पे ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें आप कुल 35 प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल नया पैटर्न जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब एग्जाम 2022-23 में लेने वाली है टर्म 1 परीक्षा के लिए। तो प्यारे साथियों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले डिस्कशन मैं बता दूं कि ये जो हम वीडियो लाए ये मॉडल पेपर हमारे द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से देखने मिल जाएंगे सिर्फ इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को आपको पैसेंस के साथ एंड तक देखना होगा। और ये चीज बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल नए पैटर्न पे मॉडल सेट को तैयार किया गया है। दूसरी बात बता दूं, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें 8797140045 पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जैसे आप मैसेज कीजिएगा आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उससे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विज्ञान का, लेकिन उससे पहले कुछ निर्देश दिए गए। क्या लिखा गया? कृपया दिए हुए निर्देशों का पालन करना। जो निर्देश यहाँ पे दिए गए उनका पालन जरूर करना है। खंड ए में देखिए लिखा गया सही विकल्प का चयन करें, यानी कि जो क्वेश्चन है उनका विकल्प दिया गया उसमें सही का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको ढूंढना है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, कई स्टूडेंट अभी भी हमारे नाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं हूं सरोज सर और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जी हां डियर स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इनका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि प्रकाश का परावर्तन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, अपवर्तन भी पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा V/U। क्या याद रखिएगा? V/U। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो V/U होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन न्यूनतम कहने का मतलब है कौन सा रंग है जो ज्यादा फैलता नहीं है, जो ज्यादा फैलता नहीं है। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। लाल रंग का विचलन नहीं होता है, इसलिए हम लाल रंगों को दूर से भी देख सकते हैं। और कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है प्यारे बच्चों? अधिकतम की बात आए तो बैंगनी लगा दीजिएगा, न्यूनतम की बात आए तो लाल लगा दीजिएगा। अधिकतम की बात आए तो बैंगनी में टिक लगाइएगा, न्यूनतम की बात आए तो लाल में लगाइएगा। यही तो क्वेश्चन यहां से पूछ ही सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग धैर्य जो होते हैं उसको किससे व्यक्त किया जाता है? कैंडेला के रूप में व्यक्त किया जाता है, जूल के रूप में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है, या एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, तरंग धैर्य जो है, वेवलेंथ जो है, उसको किस पे किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। किस पे व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। सर व्यक्त करने से हमने समझा नहीं जी। आप देखते होंगे, जब पढ़ते होंगे तो लिखता है कि दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है? तो दूरी को आप लोग किससे व्यक्त करते हैं? मीटर से व्यक्त करते हैं। समय को किससे व्यक्त करते हैं जी? सेकंड से करते हैं ना। इसी तरह से तरंग धैर्य को किससे व्यक्त करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से, वास्तविक जो सूर्योदय होता है उससे लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। ये कौन सी
घटना है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से हमें लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, स्रोत कहने का पारंपरिक कहने का मतलब है बहुत पुराना, बहुत लंबे टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयला। ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो कौन सा है? कोयला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जी? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो इनका सही जवाब हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, बायोमास जो है ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसे होती है? इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, क्योंकि एक भी आंसर आप नहीं करेंगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ZnCuSO4 क्वेश्चन दे रखा है, ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? अगर हमारे पिछले वीडियोस को आप देखते होंगे तो आपको हमने बताया था कि अगर यदि इसका वाला इसके साथ और इसका वाला इसके साथ सेट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे जानेंगे सर? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे Zn किसके साथ है? अलग था, लेकिन सेट किसके साथ हो गया? SO4 के साथ, और बना क्या दिया? ZnSO4। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, Cu किसको था? Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी कि किसी को अगर अलग कर दिया जाए, आपके वाले से अलग कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर क्या होता है प्यारे साथियों, सुन लीजिए, यहां पे ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu जो था उसमें क्या होता कि Cu अलग किसी और के साथ हो जाता, Zn किसी और के साथ हो जाता, मतलब कि दोनों अलग अलग किसी और के साथ हो जाता, तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या हुआ कि Zn जो है भैया Cu को हटा के SO4 को अपना बना लिया और Cu को लतिया के बाहर कर दिया। क्या किया? Cu को लतिया के बाहर कर दिया। तो लतिया के बाहर करना को क्या हम लोग बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें क्या होता, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता कि Cu जो है वो इसके वाली से और Zn जो है ये इस वाली से जाके अरेंज हो जाता और अपना अभिक्रिया कर लेता, द्विविस्थापन हो जाता। संयोजन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? संयोजन हम कहते हैं जब कोई दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, यानी कि एक तीर है, तीर के इधर दो प्रोडक्ट है जी, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों मिलकर अगर एक प्रोडक्ट का निर्माण करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब एक प्रोडक्ट जो है टूट जाए, जब टूट जाए और दो प्रोडक्ट का निर्माण करे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आप देखते ही बोल देंगे सर Na2CO3.10H2O सही है। क्यों सही है सर? तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र है ना जी, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है सर, Na2CO3.10H2O बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? क्या कह रहा है जी? लाल यानी कि रेड को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो इसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक याद रखाते हैं, इसको हम कहते हैं BRB। ठीक है, BRB बोलते हैं ना जी, BRB। ठीक है, तो BRB, बी मिस हो गया यहाँ पे बेस मतलब समझ रहे ना, बेस मिस होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक। रेड हो गया यहाँ पे, रेड को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। ब्लू कौन करता है? क्षारक करता है। तो क्षारक का पीएच मान कितना होता है जी? 7 से क्या होता है? अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए क्षारक जो चीजें होती है उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम को हम लोग अम्ल बोलते हैं और 7 को हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जी क्या होना चाहिए? रेड को कर रहा है ब्लू, और रेड को ब्लू कौन करता है? तो बेस करता है। बेस मींस क्षारक करता है। क्षारक का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए सर जी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा सर। आपका ट्रिक गजब लगा हमको, अगर गजब लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इसका उल्टा वाला ट्रिक बता देते हैं जी। नीला को क्या करेगा? रेड करेगा। तो वो कौन करेगा जी? अबे यार, हम आपको नहीं बोल रहे, ABR। ठीक है, ABR, अबे यार। एसिड जो एसिड होता है, अम्ल को कहते हैं एसिड। बी से क्या हो गया? ब्लू को क्या कर देता है? रेड। कौन करता है जी? एसिड मींस अम्ल। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है जी? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन का सही हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब आपको पूछेगा तो एक ही ऑप्शन सही देगा, बाकी 3
गलत देगा। तो क्या याद रखना, अबे यार और एक BRB, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? कौन से धातु का गलनांक सबसे कम है? तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, सबसे कम जो है धातु का वो है सोडियम, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? जी अधातु आप तो बिल्कुल बोल देंगे कि जो दतियाता है वही अधातु है। देखिए सोडियम जो है वो बिल्कुल धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, ये आप जान रहे। लेकिन कार्बन जो है वो अधातु है, कार्बन जो है अधातु है, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। CO2 क्या होती है? CO2, ये क्या है जी? अधातु है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातुएं जी जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? बचपन से पढ़ते आ रहे सर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। कब? जब धातु है, मान लिया जाए ये धातु है Na और ये अभिक्रिया किससे कर ली जी? H2O के साथ कर ली, तो क्या होगा? Na, ठीक है, 2NaOH हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब जो है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये आप पढ़ते आ रहे जी, क्लोरोफिल के कारण ही होता है ना। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे की जो पत्तियां उनका रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अच्छा जी, प्रकाश संश्लेषण आप करते हो क्या? नहीं ना करते हो। प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है? हरे पौधे में। किसमें होती है? हरे पौधे में। ऑप्शन पौधे में भी दे तो सही है, हरे पौधे में भी दे सही है। आप जान रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो पौधे में ही होती है, वृक्षों में ही होती है, जंतुओं में तो ये सब नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा वायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है डियर स्टूडेंट 19वां नंबर सवाल कि फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है, तो इसको सही जवाब क्या हो जाएगा? पुंकेसर में। कहां होता है? पुंकेसर में। पुंकेसर में होता नहीं, उसको पुंकेसर ही कहते हैं। फूल में जो नर जनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव किसको कहते हैं जी? तो याद रखिएगा केंचुआ जो है वो उभयलिंगी जीव है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहां से देखिए आपके 20 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्या दिए गए थे जी? ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, किसी एक में टिक लगाना है आपको। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा खंड आएगा, खंड ब होगा, खंड बी होगा, जिसमें लिखेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना। किसमें? एक शब्द में। जैसा कि और एक क्वेश्चन का आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक नंबर करके 5 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर होगा। अगला है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो हमने आपको अभी बताया जी, नीला मतलब क्या होगा? ब्लू। ब्लू को रेड कौन करेगा? ए। अबे आर ABR, ब्लू को किया रेड, कौन किया जी? तो एसिड। एसिड मतलब अम्ल होता है। और अगर पूछता लाल को नीला कौन करेगा? तो हम लोग पढ़े जी BRB। बी से क्या हो गया प्यारे बच्चों? बेस हो गया। बेस में क्षारक। क्षारक क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातुओं को जंग से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग के बचाने के लिए क्या करते हैं? तो गैल्वेनीकरण करते हैं। क्या कहते हैं जी? गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से हूबहू, देखिए कैसे यहाँ पे एक शब्द में हमने जवाब दे रहा है ना, एक शब्द में जवाब दे रहे हैं। डायोप्टर, अम्ल, गैल्वेनीकरण। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? एक शब्द में जवाब देना है, पुष्प पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्प पे। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? इसके लिए गजब की ट्रिक बता देते हैं आपको। जिंदगी में कभी दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कंफ्यूज होइएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करते हुए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। दूर में देखिए जी कितने लेटर है? एक तो दू है, एक तो रॉ है, यानी कि 2 लेटर है। तो याद रखिएगा 2 का 3 होगा। ठीक है, 2 का 3। और एक शब्द आता है दूर के बाद क्या होता है? एक निकट आता है। क्या होता है जी? निकट दृष्टि दोष। यही 2 दृष्टि दोष होती है मेनली आपका। तो निकट में 1 2 3 अक्षर है। कितने हैं जी? 3 अक्षर। तो याद रखिएगा 3 का 4। अब हम 3 का 4 और 2 का 3 क्या है बताते हैं। दूर था यानी कि 2 ही है ना, 1 दू 1 रॉ। 2 का 3 दू है मतलब दूर,
का 3, 3 किस में आता है जी? उत्तल। उत्तल आप जब लिखते हैं तो उ त ल कितना है जी? 3 अक्षर है। कितना अक्षर है? 3 अक्षर। 3 का 4 निकट में है 3 अक्षर, 3 का 4, 4 किस में हो गया जी? अ व त ल। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे दूर में कितने हैं? 2, लेकिन दूर का आंसर क्या हुआ? उत्तल, यानी कि 3। 3 का हुआ 4, 4 मतलब कि अवतल। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, यहां तक था आपका खंड बी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। पांचों के आपको जवाब देने थे, एक एक शब्द में जवाब देने थे, और हमने एक एक शब्द में जवाब दिया। ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी देना है। अगला आएगा आपका खंड सी। खंड सी में आपको क्या करना है? एक पंक्ति में जवाब देना। क्या करना है? एक पंक्ति में जवाब देना। अब कई बच्चे इन पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा जो कॉपी रहता है इतना ऐसे रहता है, तो क्या इसी लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है? नहीं, एक पंक्ति का कहने का मतलब है कि जहां से स्टार्ट हुआ और जब तक एंड नहीं हुआ उसको एक पंक्ति ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एक पंक्ति ही बोलेंगे। हालांकि आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, उतना ही बड़ा आंसर होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया 26वां नंबर, प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है प्यारे बच्चों? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो देखिए कितना, एक ही पंक्ति में जवाब है। जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन पूछता है तो क्या लिखते हैं? जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब टूटकर 2 या 2 से अधिक परिणत में हो जाता है तो उसे वियोजन कहते हैं। टूटना मिस वियोजन, जुड़ना मिस संयोजन। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु वह निकटतम दूरी पर रहनी चाहिए जिसे आंख बिना कष्ट के साथ, बिना तनाव के साथ बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ देख सकती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, 25 सेंटीमीटर होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे मॉडल पेपर ऑफिशियली रिलीज होती है आप मिला लीजिएगा, ऐसा ही मॉडल पेपर रहेगा। हालांकि ये भी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही मॉडल पेपर रिलीज होती है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन, हर एक सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ताकि जैसे ही मॉडल पेपर आती है उनका पीडीएफ भी आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके, उनका वीडियो मिल सके, सारा वो कंटेंट आपको दिया जाएगा, सारा वो वीडियो दिया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 40 में 40 लाने के लिए उपयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? किसी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी यंग तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। क्या लिखा गया कि किसी भी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में वस्तु को ले जाना, शरीर के अंदर जो भी उत्तरदायी यंग तंत्र होते हैं, जो भी तंत्र को करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अगला है जी, अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? तो वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में धातु का निष्कर्षण किया जाए उसे अयस्क कहते हैं। क्या है क्वेश्चन का? अयस्क क्या है? तो इनका आंसर क्या लिखेंगे? वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में धातु का निष्कर्षण किया जाए उसे अयस्क कहते हैं। तो याद देखिए, यहां तक आपका 30 क्वेश्चन हो गया। यहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे और पांचों का आपको एक एक पंक्ति में जवाब देना था। डियर स्टूडेंट, ये टेंशन मत लीजिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे मॉडल पेपर आएगा उसका अनुभव के बाद हम आपको बताएंगे कौन क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहां आएगा, 5 नंबर के लिए कितना क्वेश्चन रटना है, हम आपको बताते हैं। हर एक सब्जेक्ट में जहां भी आपको 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, हम 5 क्वेश्चन कराएंगे, उस सब्जेक्ट का 5 नंबर निश्चित मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डी नंबर, खंड डी में है कि निम्नलिखित किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न का उत्तर देना है, एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 2 प्रश्न का 5 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा है तो थोड़ा बड़ा देना है। तो सर जवाब कितना शब्द में देना है? 50 से लेकर 80 शब्द के बीच में ही आपको जवाब देना है, आपको 100% 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 50 से 80 शब्द के बीच में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? दूरदृष्टि दोष से आपको क्या समझते हैं? तो देखिए लिखा गया है दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में नेत्र जो है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है। सर बहुत ही कंफ्यूजिंग मोमेंट रहता है, दूर मतलब निकट को नहीं देखेगा। अब कई बच्चे सोच लेते हैं कि दूर है तो दूर का नहीं देखेगा, ऐसा नहीं है, उल्टा है। दूर होगा तो निकट की वस्तुओं को
को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, इस पे ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा गया है, इस दृष्टि दोष में नेत्र जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ को ही दूर कहते हैं, दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। दोष का निवारण, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है या फिर ठीक किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनने में मदद करता है। इतना आप नहीं लिख पाइएगा तो सिंपल लिखना है, इस दृष्टि दोष में नेत्र जो है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जा सकता है। ठीक है, 2.5 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जी, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यहां जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपको मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI समझ रहे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम जब दीजिएगा तब आपको रियलाइज होगा कि हम पूरा वीडियोस अगर कर लेते तो कितना बेनिफिट होता। तो क्या लिखा गया, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम जो है एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। आपको लिखना है, सोडियम एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। यह लाइन नहीं लिख पाइएगा तो आपको लिखना है, यह पानी से अभिक्रिया कर लेती है जिसके कारण आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी और द्विलिंगी, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन है जी, एक तो पूछा 31 नंबर में, एक 32 नंबर में, एक 33 नंबर में। हमने जवाब यहाँ पे तीनों का दे दिया आपकी भलाई के लिए, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 ही का जवाब देना है। या तो आपको 31 नंबर का देना है, 32 नंबर का, 33 नंबर का। इन तीनों में 31, 32, 33 में आपको मात्र 2 क्वेश्चन किसी का भी जवाब देना। आप ये दोनों का दे सकते हैं, ये दोनों का दे सकते हैं, ये दोनों का दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बनने लायक लगे उसी का आपको जवाब देना है। हमने यहाँ पे आपकी भलाई के लिए तीनों का तीनों जवाब दे दिया है। तो पूछा गया एक लिंगी और द्विलिंगी जीव की परिभाषा के साथ एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी जीव किसे कहते हैं जी, जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, जिस जीव में नर अलग होते हैं मादा अलग होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। प्यारे बच्चों, हम शायद थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्पीड है क्या करें, वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको भी दिक्कतें हो जाती होगी। शायद ठीक ठाक ही बोल रहे हैं, अगर कोई दिक्कतें होती होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा ताकि अगले वीडियो में हम उसको सुधार कर लें। तो एक लिंगी किसको कहेंगे जी, जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य में जो है नर अलग होते हैं मादा अलग होते हैं। द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, जिस जीव में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों एक ही शरीर में होता है। तो जिस जीव में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी, और जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी। क्लियर है शब्द से जी, एक लिंगी मतलब एक एक अलग अलग होगा, द्विलिंगी दोनों साथ में होगा। तो उदाहरण में याद रखिएगा, एक लिंगी में मनुष्य और द्विलिंगी में केचुआ। तो ये थे जी यहां तक आपके 33 प्रश्न हुए। कितने प्रश्न, 33 प्रश्न। लेकिन यहां तक आपने जवाब कितने देने, 32 का ही ना जी, उधर तो किसी में छोड़ने वाला नहीं था, इसी में था ना 31, 32, 33, इसी में किसी का 2 का जवाब देना है। तो यहां तक आपके 32 क्वेश्चन के जवाब देने वाले थे। ठीक है, अगला खंड जो है ई है और इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। हालांकि टेंशन नहीं लीजिए, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहां से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाने वाले हैं ये क्वेश्चन मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, लाखों तो नहीं बोल सकते जी, कई बार 7-8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो इस बार भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। फिलहाल यहाँ पे पहला हम दिखा देते हैं, उसके बाद दूसरा दिखाएंगे। धातु और अधातु में भौतिक गुणों के अंतर लिखे, भौतिक गुणों पे अंतर। देखिए जी 2 गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण रासायनिक गुण के बारे में हम डिटेल में यहाँ तो नहीं बता सकते क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो धातुएं और अधातुएं, देखिए हम अगर सिंपली आपको बता देते हैं कि भौतिक और क्या होते हैं रासायनिक। देखिए अगर आप पानी लीजिए जी, पानी लीजिए, पानी को फ्रीज कर दीजिए, क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। और बर्फ को आप क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। मतलब जो चीज हमने पहले था, जो पदार्थ हमारा पहले था दूसरे पदार्थ में बदला और फिर वही पदार्थ हम बना सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण होता है कि कोई भी पदार्थ था वो
भी आ जाता है तो उसे भौतिक कहते हैं, सॉरी उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, गुण नहीं बोल सकते, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक्चुअली दो गुण होते हैं कोई भी पदार्थ में, एक भौतिक गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक प्राय बाह्य गुण होते हैं, रासायनिक इंटरनल मतलब अंदर के गुण होते हैं। ठीक है, हमने जो बता रहा था वो भौतिक अभिक्रिया बताते हैं, सॉरी। तो धातुओं और अधातुओं में अंतर देखिए। धातुएं क्या होती है जी, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। आपको ये लाइन नहीं भी लिखना है, क्या लिखना है, धातुएं जो है सामान्य ताप पर ठोस में होती है। अब लोहा जो जी आग जलाते हैं, थोड़ा देर रख दीजिएगा कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सामान्य ताप पर कुछ भी नहीं होता है। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्था कहने का मतलब ठोस में भी पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है और द्रव में भी पाया जाता है। जैसे लिखा गया फास्फोरस और सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो गैसीय रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन तरल अवस्था में होती है, लेकिन आपको लिखना नहीं है उतना, लिखना अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में होती है। लिखा गया धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, ये नहीं लिखिएगा, तन्य तथा आघात वर्धनीय मतलब कि तन्य आप पढ़े ना, तन्यता खींचने वाला, और आघात वर्धनीयता आवाज करने वाला। ठीक है, ये होती है। और धातुएं क्या होती है, वे प्राय भंगुर होती है। तन्य मतलब कि पीट के जी लंबा किया जा सकता है, चौड़ा किया जा सकता है, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। लेकिन आघात वर्धनीयता क्या है, जो पटकने पर आवाज करता है। लेकिन अधातुएं क्या होता है, भंगुर होती है। लकड़ी ले लीजिए, एक हथौड़ी दे दीजिए, क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो वे भंगुर होती है। ठीक है, अगला जी धातुएं प्राय चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है, प्राय जो है चमकदार होती है। अधातुएं में अपनी चमक नहीं होती या फिर चमक होती ही नहीं है। कुछ कुछ अपवाद भी है, हर चीज में अपवाद होती है। कोई स्टूडेंट बहुत तेज होता है, कोई खराब भी होती है, तो अपवाद तो होती है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद हैं। आपको अपवाद नहीं लिखना है, आपको अपवाद नहीं लिखने, सिंपल आपको लिखने धातुएं प्राय चमकदार होती है और धातुएं में चमक नहीं होती है। धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, मतलब उसमें करंट और ऊर्जा जा सकती है। ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक है। ग्रेफाइट क्या होती है, जो आप पेंसिल यूज करते हैं ना, पेंसिल जिसको आप लोग रूल भी बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक रंग का होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। और वो जो है वो क्या होता है, अधातु है और वो कुचालक नहीं सुचालक है। आप अगर उसको करंट में लगा दीजिएगा तो आपको करंट लग सकती है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट को छोड़ के और कार्बन को छोड़ के सभी धातुएं क्या है, सॉरी अधातुएं क्या है, कुचालक है। लेकिन आपको सिंपल लिखना है, सभी अधातुएं कुचालक है। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं और धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। और भी यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है। धातुएं अधिकांशतः कठोर होती है परंतु सोडियम तथा पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन से धातु को आसानी से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पे आप उनको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 ही चीजें लिखनी है, 5 ही जवाब लिखने हैं आपको। अगला है जी मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मतलब नहीं है कि बाकी जो हमने 34 प्रश्न किए ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने बता रखा 5 नंबर के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो चलिए समझ लेते हैं। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। अब नर और मादा में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। नर मतलब आप पुरुष समझिए, मादा मतलब आप स्त्री समझिए। ठीक है, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री समझिए। तो लिखा गया नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट यह है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता है। क्या होता है, मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, सॉरी मादा के पास क्या है, वायु गुणसूत्र होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मादा के पास क्या है, XX है और इसके पास दोनों है, X भी है Y हुए है। तो मादा के पास जो है वायु गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नर शिशु XY गुणसूत्र में होनी चाहिए। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा लिखना है। मानवों में लिंग निर्धारण विशेष गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। और इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। इसलिए संतान की उत्पत्ति में नर हो या मादा हो, इसमें मादा गुणसूत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मादा गुणसूत्र इसमें जो है समर्थ नहीं होती है। उसके बाद लिखना है आपको
निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स का जोड़ा बनेगा। एक्स और एक्स मिले तो एक्स एक्स का जोड़ा बना है, तो क्या होगी जी, एक्स एक्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो मादा को बोलते हैं। अतः संतान जो होगी वो लड़की के रूप में होगी। क्या होगी, लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वायु गुणसूत्र के लिंग जाके एक्स गुणसूत्र से निषेचन करेगा, यहाँ पे स्त्री के एक्स गुणसूत्र है, ठीक है, स्त्री के एक्स गुणसूत्र से जाके निषेचन करेगा तो एक्स वाई बनेगा। इससे क्या होगा, लड़का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या फिर लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि वायु गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। यानी कि कोई भी परिवार में कोई भी संतान होगा तो इसमें 100% आप याद रखिएगा कि वो पुरुष पे ही डिपेंड करेगा कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि वायु गुणसूत्र पुरुष के ही पास होते हैं। तो ये सब आप बना के भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि टोटल आपके क्वेश्चन है 35, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आपने कब छोड़ा, 31, 32, 33 में एक क्वेश्चन छोड़ा और ये क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा, यानी कि आपको जवाब देने हैं 33 क्वेश्चन का, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आने वाली मॉडल सेट भी आपको मिला लीजिएगा, ऐसा ही रहेगा। थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए गए वो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट बेबी आयु है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहां से सवाल निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे अगली वीडियोस और भी आती है, मॉडल सेट आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आप टेंशन फ्री रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ अगला वीडियो हम क्रिएट करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में भी ऐड हो जाइएगा, ताकि जैसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए आपको मिल जाए। मिलेंगे आप सबों के बीच अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।